पूर्व विधायक, मैं आदरणीय मंच और आप सभी का भारतीय जनता पार्टी फैसला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी जी ने जन सुनवाई की और अनेक जो समस्याएं विभिन्न विषयों पर लेकर, तो अभी जितने भी लोग आए उनकी बातों भी सुना है। आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसलिए आपको क्षमा प्रार्थी है आपसे। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे मेवाड़ के गौरव राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये जो विश्वव्यापी संगठन बनने की जो यात्रा है, उसके अनेक प्रहरों में से एक अभी भी उसके साक्षी रहे। आदरणीय जम्मू साहब से आग्रह करता हूँ जिला प्रमुख जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी चंद्रगुप्त जी, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सब यहाँ पधारे, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान की कुछ जरूरी समस्याएं हैं, देश की जरूरी समस्याएं हैं, उस पर आप प्रकाश डालेंगे। आप से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री जी को सुनने का कष्ट करें। मैं मंत्री जी इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी प्रकोप बीमारी का भी हो सकता है, आजकल डेंगू भी चल रहा है, थोड़ा सा आप उस पर भी ख्याल दें, ध्यान दें। और क्योंकि आप काबीना मंत्री हैं और हमारी बात हो नहीं पा रही कहीं, इसलिए मेरा आग्रह आपसे यह है कि छोटे छोटे लघु उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार देने पर लगाएं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कम से कम 30,000 लोगों को काम पे लगाए, इंडस्ट्रियल एरिया बनवाएं। बुरली में भी है, सनवार में भी है, आमले में भी चल रहा है। ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं। आज जवान को काम की आवश्यकता है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहना चाहता क्योंकि आपका अमूल्य समय है और आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब बंधु जो पधारे हैं, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हमारी सबकी लाडली जिला प्रमुख जी जिन्होंने अभी विकास के आया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी ग्राम पंचायतें अपनी उदयपुर जिले में है, 18 पंचायत समिति और 652 ग्राम पंचायत और प्रत्येक गांव को काम। मैं समझता हूँ जिला परिषद के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से काम हुआ है। बाकी तो कुछ संकलित पंचायतों को कुछ पैसा जिला परिषद का मिलता था। प्रयास करके प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जिला परिषद का लाभ पहुंचे। मैं हमारी बच्ची ममता पवार जी से आग्रह कर रहा हूँ, सभी का एक बार अपने शब्दों से स्वागत करें। आज की इस प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे जनजाति विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और हमारे सर जिला के अध्यक्ष साहब आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली और हमारे देहात जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब और हमारे वरिष्ठ आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत साहब और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब और हमारे सब पधारे हुए हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, आज जो बाबूलाल जी ने जो जन सुनवाई की है उसमें जो भी समस्या आई है उसका समाधान भी जल्द होगा और जो भी समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में उसका समाधान भी हमारे माननीय मंत्री मोदी जी करेंगे। और जो जिला परिषद के माध्यम से भी हमारा भी यही विकास का एक मुद्दा है कि हम कैसे जो हमारे माननीय जो मोदी जी है जो चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और समय समय पर हम जहाँ जहाँ पर जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जय भारत जय। एक सेनापति के नाते एक हमारे जनप्रतिनिधि है, सांसद भी है, आप सबके परिचित भी है, पूर्व में यहाँ पर अधिकारी के नाते जिनका दायित्व निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ संपन्न हुआ। मैं आदरणीय मन्नालाल जी को आप सभी को प्रणाम। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री महोदय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, दोनों जिलाध्यक्ष जी माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी साहब, माननीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, माननीय शांतिलाल जी चपलोत साहब, जिला प्रमुख जी और आप सभी पधारे हुए पत्रकार। आज माननीय मंत्री महोदय ने जो जनसुनवाई की वो लगभग वैसा ही है जैसा कि कहते नहीं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास जाता है। जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को समझना और
निराकरण के लिए प्रशासन तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संवेदना है ये भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में। माननीय भजन लाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उनके डबल इंजन की सरकार में है। आप देखेंगे पिछले दिनों जो बजट आया वो मेवाड़ के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियां सौगात लेकर आया है। वे विषय भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। DMFT के जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह जन सुनवाई का, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जो आप शुरुआत की है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी का फीडबैक, आप सभी के आइडियाज प्रेस के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती है उन पर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दों को आगे बढ़ाएं। एक अखबार में खबर छपी कि उदयपुर से पिंडवाड़ा के बीच में ब्लैक स्पोर्ट्स है, वो उस विषय को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो प्रेस को और आप सभी को बधाई देता हूँ कि उस विषय को जब हम लोगों ने केंद्र में माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ चर्चा की है तो उसमें 6 ब्लैक स्पॉट करेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट अभी अलॉट हुआ है। वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपके विषय भी, आपने जो भी विषय उठाया उसकी तरफ भी ध्यान है। माननीय मंत्री महोदय का भी सुनें और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि कैसे सकारात्मक भाव से एक परम वैभव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सभी मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे देश में चौथा स्तंभ और जिस पर सबका भरोसा होता है, अगर हम लोग जिस बात को नीचे तक नहीं देख पाते हैं ना पता लगता, तब तक आप पता लगा देते हैं। जैसे पत्रकारों के साथ मेरी लंबे समय से इच्छा है प्रेस के बंधुओं के साथ में बैठें, उनसे गपशप करें, बातचीत करें, भोजन करें, ऐसी इच्छा थी। तो इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे दोनों ही जिला के रवि जी, हमारे जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय मंडल जी और हमारे सबके वरिष्ठ जनसंघ की स्थापना ही तब से लगा करके और निरंतर संघर्ष करने वाले हैं। नारा भी लगाना और जेब भी बोलना, यही होता था वैसे उस समय। अब उस समय की परिस्थिति क्या हो, उस संकट के बीच में, उन परिस्थितियों के बीच में काम करने वाले हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी हैं, जैसे शांतिलाल जी, आप सब मीडिया के भाइयों बहनों और हमारे पीछे भी बैठे आज, क्योंकि हमारे नेता आगे बैठते हैं, मीडिया वाले पीछे होते हैं, लेकिन आज हमने सबको पीछे बिठाया। हमारे सारे नेता प्रमोद जी हैं, भाई भोर सिंह जी हैं, सुंदर जी हैं, हमारे महामंत्री जी भी हैं, ऐसे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे। हम लोगों का मीडिया और हम लोगों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं तो मीडिया को दिखती है और मीडिया नीचे तक पहुंचा था तो उसको सरकारें सुधार के लगाओ। छोटी छोटी बारीकी से चीजें आप जनता के बीच में लाते हो, इसलिए जनता का भरोसा भी है और सरकार का भी भरोसा है। हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका अपना अपना काम होता है, लेकिन आपका काम समग्र रूप से है और सब लोग आपसे डरते भी हैं। डरते हैं यार मीडिया वाले हमारी बात कोई छाप नहीं दे, इसलिए आपसे थोड़ा संबंध भी मधुर रखते हैं। कई बार स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया बहुत आवश्यक है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हम सब के लिए जो हमारी प्रामाणिकता है उसके लिए भी आवश्यक है। आज हमारे देश में बहुत से मीडिया है जिन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, अन्य प्रतिष्ठित लोगों का भरोसा होता है कि ये हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छी खबरें छापते हैं, निष्पक्ष हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, गाँव का हूँ, सीधा हूँ, तो कई लोगों से मेरे संबंध नहीं है। तो मीडिया वाले देखते होंगे यार मंत्री जी कोई पढ़ी नहीं है, तो कभी हमको जानते भी नहीं है, न बातचीत करते हैं,
तो कई बार आपके मन में भी आता है, हमारे मंत्री हैं और हमको नहीं तो जानते हैं ना, हमसे बात करते हैं, तो कई बार देखते हैं अच्छा इनकी कमजोरियां क्या पकड़ो, ताकि ऐसा तो पकड़ में आएगा। तो आप भी निकालने का कोशिश करते हो और मैं भी प्रयास करता हूँ कि ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूं, ताकि आपको कम से कम मेरे विषय में कुछ कहने की आपको तकलीफ। लेकिन फिर भी मानव स्वभाव हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लगा करके अब तक हमारे संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, पीछे मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं धीरे बोलता हूँ, अगर माइक ले लो, को गूंजेगा ना, क्योंकि मेरा वो छोटा हो उतनी आवाज भी कम है। दबंग आवाज है वैसा, हैं? आवाज दबंग है। तो हमारा सपना है कि अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसका उदय होना चाहिए। ये उस समय हमने सोचा था अंत्योदय की कल्पना, और किसी देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब अमीर की खाई रहेगी, वो देश आगे बढ़ नहीं सकता है। उस समय की जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी थी, क्या आवश्यकता पड़ी कि जनसंघ की स्थापना हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो, ये सारी चीजें उस समय सोच समझ कर की होगी। आपने देखा होगा 62 में जनसंघ का प्रतिबंध लगा था, तब उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, कई स्वयंसेवकों को जिंदा जला दिया गया था। और कारण इतना सा था कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई, और हत्या होने के पीछे आरोप ये था कि ये संघ का स्वयंसेवक और संघ ने इस हत्या कराई, इसके कारण से प्रतिबंधित किया और सभी प्रकार से प्रताड़ित करके जिस संघ को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया नेहरू जी ने, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और संघ का जो काम है वो कभी भी प्रतीकात्मक नहीं सोचता है, भाई इन्होंने मुझे कुछ किया है तो मुझे इसका प्रतिकार करना है, ऐसा करना, ऐसा नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री के मन में जैसा था वैसा किया, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला है, ऐसा संस्कार है, इसलिए देश के लिए सेवा कार्य करता रहता है। उस समय भारत पाकिस्तान का शायद युद्ध था और हमें पाकिस्तान में हवाई जहाज उतारने के लिए हवा पट्टी नहीं थी, हेलीपैड नहीं थे, वहां काम कौन करे। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो संघ के स्वयंसेवकों ने मांगा और करने के बाद नेहरू जी को लगा कि तो लोग अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो उन्होंने देश की 26 जनवरी शक्ति, मुझे मोटा गांधी जी को पता होगा, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में सूचना की कि संघ के स्वयंसेवकों को मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर परेड के लिए बुलाना चाहता हूं। मैं तो उस समय फोन थे, बेसिक फोन जरूर थे, लेकिन वो भी इतने नहीं थे। उस समय के गुरुजी संचालक थे, उनको कहा गया तो भी हाँ व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने एक ही रात में संघ की पूरी एक कंपनी को तैयार करके और वहां भेजा, और जिस प्रकार की परेड हुई तब उनको लगा कि राष्ट्रभक्त हैं, तो कुछ उनको भरोसा हुआ। और हम उस समय से देश को सर्वोपरि रख करके काम कर रहे हैं। हमारा देश पहले है, हम देश निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए देश हमारा पहले स्थान पर है, उसके बाद मेरी विचारधारा है, फिर मैं हूँ अंतिम पायदान पर। अगर देश पर कोई संकट आएगा तो मैं देश के लिए सबसे पहले काम।
आपने देखा होगा आजादी के बाद में विषय लंबा तो नहीं हो रहा, थोड़ा कम करना चाहिए। और पार्टी के लोगों में भी ये था कि यार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समझौता कैसा करे, इतना विरोधी है फिर भी, लेकिन उनकी कल्पना क्या होगी राष्ट्रपति। और उसके बाद में कुछ समय सत्ता में रहे, फिर समर्थन वापस लिया, ऐसे कर करके 2-3 बार समर्थन ले करके, और उसमें एक प्रावधान है ये हमको भी पता नहीं था। और उसके बाद में धारा 370 हटाने का जो बिंदु था वो केंद्र के पास चला गया, अन्यथा राज्य की सहमति जरूरी थी। ये हमको पता नहीं स्कोप का, लेकिन हमको पता था। और ये करके, और धारा 370 हटनी थी या वो बिल आना था, तो हम सब देखते हैं कि लोकसभा बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, लेकिन पहला बिल राज्यसभा में गया। और राज्यसभा में जब जाना था तो ये जानकारी सबको नहीं थी। देश के प्रमुख 5-6 लोगों के पास ये जानकारी थी। और जब बीच की छुट्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को प्रशिक्षण के माध्यम से दिल्ली रोका गया। कुछ लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी, अब इन लोगों को रोकना है। उन लोगों को ऐसी जगह रखा गया कि उनका फोन भी नहीं लगेगा। इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस परिवेश में भी काम कर सकती है, इसके लिए। और फिर जब बिल आया तो इधर उधर देखा तो हमारे लोग तो है नहीं, फोन करो तो फोन लगे नहीं। और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से बिल पास हुआ, फिर लोकसभा में। हमारे मन में था कि धारा 370 हम हटाएंगे, और हटा दी, कुछ भी नहीं हुआ। हमने देश को एकीकृत किया, जो नेहरू जी के कारण से धारा 370 थी उसको हटा करके आज कश्मीर भारत का अभिन्न उस समय भी था और पूरी तरह से है। और अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे। अब हम राजस्थान में सत्ता में आए, दिल्ली में भी हमारी सरकार आई, और हमने जनता जनार्दन से वादे किए थे। चुनाव से पहले हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कहने से ज्यादा भी करते हैं। आपने देखा होगा हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने जो गैस का सिलेंडर दिया है उसके दाम हम कम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 450 रुपए करके निर्णय करके उनको मदद करने का काम किया। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे। 6,000 तो मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 6,000 हम देकर के इसको दुगना करेंगे, 12,000 करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा होता है, आपने तो 2,000 ही बढ़ाया, दुगना तो किया नहीं। हमने ये तो नहीं किया कि एक साथ ही हम दुगना कर देंगे। हम इनको टुकड़ों टुकड़ों में करके जो कहा है उसको पूरा करेंगे। जब हम 5 साल के अंदर जाएंगे तब आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि आपने 12,000 नहीं किए, 12,000 पूरे करेंगे। अभी आपने हमारा बजट देखा होगा, जिस बजट में ऐसा बजट न पहले कभी आया था और भविष्य में तो आते रहेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पहला बजट है, और बजट देखना। और पहले तो सरकारें क्या करती थी, सत्ता में आती 4 साल तक आराम से मस्ती मारते थे, लोगों पे टैक्स भी लगाना और भी करना, ये सारा काम करते थे। और अंतिम वर्ष में वो इतना अच्छा बजट लेके आते, लोग पिछला सारा भूल जाते और वोट दे करके सत्ता में लाए, ऐसा वो करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों की खेती नहीं करती, न की है न करती है। पहले साल ही सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया,
कांग्रेस भी दबी जीवान से कहने लगे कि ऐसा बजट कभी आया नहीं। और विधानसभा में भी आपने देखा होगा कांग्रेस के पुराने लोगों ने भी बजट की प्रशंसा की। अब विरोध करना है, विरोध में ऐसे विरोध करना है, लेकिन खुलकर कई मान्य सदस्य विधायकों ने बजट पर बोलते समय उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा बजट है, ये हमारी उपलब्धि है। आपने मेवाड़ को लेकर के देखा होगा, महाराणा प्रताप सर्किट बना करके यहाँ के जो हमारे देवस्थान है उनको विकसित करने का काम हाथ में लिया, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है। और हम लोग बहुत समय से कहते थे कि भाई, मैं पिछली बार भी विधानसभा में मैंने उठा था चारोल में कमलनाथ, वहां के लोगों का आस्था केंद्र है। और आपको पता होगा सबको, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, वहां पर सबसे पहले होली कमलनाथ चली, उसके बाद वो जलने के बाद में, देखने के बाद में पूरे एरिया के लोग होली जलाएंगे, इससे पहले नहीं जलाएंगे ऐसी। और वहां पे रावण ने तपस्या की सब, और 10 माथों का जो उनको आशीर्वाद मिला था वो वही मिला। महाराणा प्रताप ने भी अज्ञातवास वहां काटा है। ऐसे स्थान को मैंने कहा भाई आप पर्यटन में लो, लेकिन उस समय के शिक्षा मंत्री, आज के इनके प्रदेश अध्यक्ष ने मेरा जो स्थगन था, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम उसका विकास करेंगे, लेकिन वो आश्वासन भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमने अब उसका अच्छा विकास। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बांसिया सरपोटा, उसके नाम से बांसवाड़ा बना है। और उन महापुरुषों को कभी इतिहास में लाना किसी ने काम ही नहीं किया, उसको कोई जानता भी नहीं था। अभी जब मेरी रिप्लाई थी, आपने सुनी होगी, मेरी रिप्लाई में मैंने कहा कौन था बांसिया सरपोटा बताओ, वो पता ही नहीं है। मैंने एक चीज बताई, ये था, यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, ये घटना, सारी घटनाएं को बताया, तो बोला कि आपके पास कहां से? हम जानते हैं इसलिए इनको इतिहास पुरुष मानते हैं। डूंगर बरांडा को मैंने पूछा भाई डूंगर बरांडा का इतिहास क्या बताओ, तो कुछ नहीं बताया। एक एक चीज मैंने बताया कि ये है डूंगर बरांडा। उन महापुरुषों की छतरी लगाने के लिए, उनको विकसित करके समाज के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। कालीबाई का इतिहास आप सब लोग जानते हैं। नानाभाई खान अध्यापक थे और बच्चे पढ़ाते थे, तो अंग्रेजों के लिए बातें करते थे कि ये हमको गुलाम बना के रखा है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। तो अंग्रेजों को पता लगा हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो उनके पुलिस गई, उनको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किया तो आप देखेंगे उसको रस्सी से बांध करके गाड़ी से खींच करके ले जाएगी। इतनी पीड़ा, क्या पीड़ा हुई। जब कालीबाई 12, 13, 14 साल की बच्ची घास की गठरी बांध के आ रही है, दराती अपनी कमर में है। हमारे आदिवासी आज भी दराती होते, घास काटने तो भी पीछे लटकाते हैं। और उसने देखा कि गुरुजी को खींच के ले जा रहे हैं, उसने आपने देखा, आपने देखा, उस दराती निकाली, रस्सी काट दी, और उसी अंग्रेजों ने उसको फायरिंग किया, वहीं गोली से वो मर गई। उनके लिए कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कालीबाई तो करते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कालीबाई के नाम से आदिवासियों का इतिहास रहे, इसके लिए हम उदयपुर में आदिवासी कल्चर जिंदा रहे, उसके लिए वो हम बना रहे हैं। तो एक एक चीज करके हम हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था बिजली तो पहुंचा दी, नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएगी, सड़क पहुंचा दी अटल जी ने। पानी की समस्या हमारे आज
77 साल आजादी के बाद में भी हमारे पास में सबसे ज्यादा रिपोर्ट आती है तो क्या आती है? सब पीने का पानी नहीं है। इतने वर्षों की आजादी के बाद में भी हम गांव के आदमी को, जो हमारा मतदाता है, देश का मालिक है, उसको शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के आदमी को भी नल से घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पहुंचाओ, योजना बना दी जल जीवन मिशन, और बना करके काम चालू है। योजना तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उस समय की सरकारों के मन में जैसी भी कल्पना होती, शकल देख करके तिला निकालना उनकी परंपरा है, ऐसा करते थे। केंद्र ने पैसा दे दिया, पैसा लेके बैठे रहे, और जहां काम शुरू किया वहां पर भी घटिया काम किया, घटिया पाइपलाइन। क्यों भैया? इसमें भी तेरा मेरा कर दो, पैसा केंद्र का है, आधा पैसा तुम्हारा है, और घटिया काम करने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद में उनकी जांचें हुई, छापे पड़े, आप सबको पता है, आप मीडिया ने छापा है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। करोड़ों रुपए उनके वहां से। ये एक स्वच्छ राजनीति, क्योंकि एक तो मेरा क्या ये सोचता है, एक सोचता है नहीं उनके लिए मुझे मदद करनी है, तो उनके लिए काम करनी है। और अब हमारी प्राथमिकता है जितना जल्दी हो सके उतना हम उनके घर तक, गरीब के घर तक पानी पहुंचा करके शुद्ध पानी पिलाने का काम करें। अब इसमें रहेगा, क्योंकि सड़क है तो खड्डे भी होंगे, और फिर सड़क नहीं दिखेगी, लोगों को खड्डा ही दिखेगा। अब जल जीवन मिशन में पानी तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस समय ये भी आएगा कि साहब समय पे पानी नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। कई प्रकार की चीजें, तो कुछ लोगों को कमियां ढूंढनी है तो ढूंढेंगे, लेकिन हमारे मन में जैसी कल्पना है वैसा निश्चित रूप से करके उस गरीब की मदद करने का काम है। आपने हमने कभी सोचा नहीं होगा, कोरोना काल आया था, और ये ऐसी बीमारी थी कि शायद बाकी देशों में तो कठोरता भी, हिंदुस्तान में इतनी कठोरता भी नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री पूरी ताकत से, पूरी सूझबूझ से काम नहीं लेते, हम देश को बचा नहीं पाते। हम देश से अपील की, घरों में रहो, बाहर में मत निकलो। बाहर निकलो तो बीमारी ऐसी है, इसका इलाज नहीं। और अब प्रधानमंत्री जी ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे लेके आए देश को, और 2027 से और 30 तक ये देश हमारा भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और मोदी जी का सपना है जब 47 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, तब भारत दुनिया का 1 नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में होगी। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है भाई बहनों। देश को दुनिया में ताकतवर बनाने के लिए हम चले हैं, दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए चले हैं। जब पहले था देश विश्व गुरु भी था, सोने की चिड़िया भी था, तो हम आजकल कहते हैं, एक अंतरा बोलते हैं, जीवन कुछ चढ़ा चरणों में ये मांगे मांगा, तेरा विभव अमर रहे, हम दिन चार रहने रहे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चले भाई बहनों। हम राजनीति में कोई व्यवसाय करने के लिए आए, राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए आए, देश को पहले रख करके काम कर रहे हैं भाई बहनों। और बाकी लोग राजनीति को व्यवसाय समझ लिया है। अगर कुछ करना है तो राजनीति में जाओ, और दिखता भी है। एक दो केडी को मैं बहुत सब करवा सब बोल रहा हूँ, बोलता हूँ, सार्वजनिक जगह बोलता हूँ। 2 कोड़ी का व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो दिखता है, और 5 साल के बाद में उसका परिवर्तन भी नजर आता है भाई।
राजनीति में शुचिता आवे, ईमानदारी आए, ये हम सब लोगों का प्रयास है। इसलिए आप सब लोगों को आज हमने निमंत्रण दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने। हम सब लोग अब आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी होगा, भोजन भी करेंगे। आप लोग हमारी जो जो कमियां आपको नजर आए उनको आप सामने लाने का काम करें, हम उनको ठीक करने का काम करेंगे। होता है हम इतना काम करते तो कहीं कहीं कमियां रहती है, ऐसा नहीं है कि हम सारा ही अच्छा करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपको कहने का अवसर कम से कम दें, कम तकलीफ दें, इतना हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग आए, इसलिए आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। सर, आप डूंगरपुर पे प्रभारी मंत्री हैं, तो क्या डूंगरपुर में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है? तो क्या दूसरी पार्टी जो वहाँ पे, देखिए डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर नहीं, कमजोर किनकी है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे, वो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, उनसे कोई समझौता हम कभी कर नहीं सकते। सर, देश भर में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ऐसे कोई प्रावधान बना दिया, ऐसे नियम बना दिए जाए, ऐसे कानून बना लिए जाए जिससे? देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल ठीक है, लेकिन घटना किन राज्य में हो रही है? झारखंड में हुई, झारखंड में हुई, 50 टुकड़े किए, लफ्ज या वाक नहीं था। कौन करने वाला है, कौन सा वर्क कर रहा है, ये हमको नहीं दिखता है क्या? एक तो उसको फंसा करके उनको साथ रखा और उसकी हत्या करके 50 टुकड़े कर दे, ठीक है क्या? पश्चिम बंगाल में जिस डॉक्टर की हत्या हुई, किन लोगों ने की, आपको ध्यान है क्या? मुस्लिम डॉक्टरों ने और उसकी मुस्लिम सहेली उनको बहला फुसला करके ले गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके हत्या कर दी। क्या वहां रहने वाली सत्ता में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? इसमें देश के प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये सरकार का वो होता है, सरकार का व्यवस्था है, सरकार को ठीक करना चाहिए। सर, कन्हैयालाल हत्याकांड के जो आरोपी अभी तक, ये जो कन्हैयालाल हत्याकांड था वो एक अलग प्रकार का हत्याकांड था। उस समय की सरकार को तभी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो उस व्यक्ति को जो धमकियां दी और धमकियां देने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने वालों ने कार्रवाई नहीं की और थाने वालों ने उल्टो उनको बुला कर कहा कि समझौता कर ले, समझौता करा दिया। फिर धमकी मिली, वो घर चला गया, फिर आया, उसकी हत्या हो गई। हत्या हुई तो कोई मगरे में हुई थी क्या? कहीं जंगल में हुई थी क्या? थाने के पास में बड़ी बाजार में हत्या हुई। हत्या करने के कई, ये तो झटका थोड़ा किया था, वो तो हलाल करते रहे थे। तो वहां पर कोई को तो लोग होंगे। आजकल तो कहीं छोटी सी घटना होती है, छोटा सा झगड़ा भी होता तो वीडियो बनाकर एक साथ वहां झगड़ा हुआ तो पुलिस आ जाती है। पुलिस क्यों नहीं आई थी? उस समय की सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। वो हत्या करके और घर जा करके नहा धो करके निकल गए, राजसमंद तक चले गए और वहां जाके पकड़े गए। अब हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में चुनाव आ गए, चुनाव से अभी हम निकले हैं। निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी। सर, सलूमल के अंदर शंकरलाल जो मेघवाल की हत्या हुई उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, शंकरलाल मेघवाल की जो हत्या हुई थी वो दोनों दोस्त थे और एक समय दोस्त थे, पर दुश्मनी हुई तो पता नहीं कहां तक पहुंच गई और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में खुद जंगल में भाग गया और जब पुलिस देखी, पुलिस ने देख करके उसने खुद में अपना गला काट करके हत्या हो गई। दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। तो अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं। सर, ये आपने पिछली सरकार की पुलिस पे सवालिया किया है, लेकिन अभी डबोक में आपके राजस्थान के प्रभारी आए थे और कई चाट के चले गए कांग्रेस वाले। पुलिस को पता ही नहीं चला, वहाँ की डीएसपी उसको खबर ही नहीं लगी। देखिए, ये पॉलिटिकल इशू था और हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कोई गलत बात कही थी क्या? मैं कह रहा हूँ कि पुलिस
पे कंट्रोल है क्या सरकार का? वो सही छाट के चले गए, पुलिस वहाँ थी। निश्चित रूप से कंट्रोल है। पुलिस की उसको हवा ही नहीं लगी। निश्चित रूप से पुलिस कंट्रोल की स्थिति में है। पुलिस की जानकारी में होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आजकल क्या होता है, जब भीड़ होती है, जब हमारी जेब में क्या है ये तो पता लगता नहीं, और फिर निकल करके जेब से निकल करके काला झंडा बताता है, तो उसमें पुलिस का क्या है? लेकिन हमारे प्रभारी जी ने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं की, उनका वीडियो मैंने सुना है, उसमें कोई गलत बात नहीं है क्या? और ये लोग जोर जिस प्रकार का नाटक कर रहे हैं वो सही है क्या? उन्होंने ये कहा भाई ये जो हमारे सचिन पायलट जी हैं, किसी जमाने में जमाना था लेकिन अभी जमाना नहीं है, अब दूसरा जमाना है और सरकार दूसरी है, ये तो कहने की मनसा थी, फिर इनको तकलीफ कहाँ होगी? से निकलकर कहीं घूमने तो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो बस्तियां बसी हुई है उनमें ऐसे कई तरह के जो लोग आकर बसे हैं, तो उनका आप मतलब स्पष्टीकरण कैसे करेंगे कि वो कहाँ से आए, फिर उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या हमारे देश में एक घुसपैठ करके और यहाँ आकर के ये जो क्राइम कराने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं उन लोगों को रहने की जगह देने वाले लोग भी हिंदुस्तान में ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई मगरे में रह रहा, उनको सड़कने वाले लोग भी हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तो ये कह रही है कि उनको मैं यहाँ पर नागरिकता का अधिकार दूंगी, तो कैसे चलेगा? स्कूल तक अपराध पहुंचा है, उसमें स्कूल तक अपराध पहुंचा है, उसमें क्या डिसीजन लिया?